Everyone, I am Janvi Agarwal and today I am going to discuss chapter 1 of class 12, the last lesson, and we will discuss about the chapter in detail, but before that I am giving a brief information about the summary of the chapter. So this chapter basically it is about the French and Persian War. So author Alfonso talk about the वॉर एंड इन विच फ्रेंच कैसे हार गया था उनसे और किस तरीके से उनके जो डिस्ट्रिक्ट थे लॉरेंस और एल्जैक उसके अंदर चेंजेस आए थे स्कूल के अंदर. तो हमने एक बच्चा फ्रेंच जो है उसकी स्टोरी सुनी है कि फ्रेंच जब स्कूल के लिए लेट हो गया था तो क्या हुआ और उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे कि मैं स्किप कर देता हूँ, बर्थडे बहुत अच्छा है, ये है वो. उसने बहुत सारी चीजें बोली. उसको डर था कि एम हैमिल जो है उसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे और उसको कुछ भी नहीं आता उन चीजों पे. और जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था तो उसने ये चीज देखी कि भाई बुलेटिन बोर्ड के बाहर एक बहुत ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो रखा है, बहुत भीड़ है, तो मैं वहाँ पे चेक करता हूँ क्या है. बट एज यूजुअली वहाँ पे हमेशा उनको बैड न्यूज ही मिली है, तो उसने इतना ज्यादा फोकस आगे बढ़ा. एंड जब वो स्कूल में गया तो स्कूल में जाके उसने देखा कि वो यूजुअल डे जो होता है वैसा जैसे यूजुअली आपको हसल बसल मिलेगा, स्ट्रीट्स पे आवाज मिलती है, बहुत सारी क्वालिटीज उसने बताई थी किस किस तरीके की साउंड्स रहती है, वो सब वहाँ पे यूजुअली जो संडे मॉर्निंग पे होता है वैसा क्वाइट उसको स्कूल दिखा, बिल्कुल एकदम शांत. तो ये सब चीजें उसने उस चीज के अंदर एक्सप्लेन की हैं. फिर उसने ये चीज बताई है कि जब मैं स्कूल क्लास के अंदर गया तो वो बहुत डरा हुआ था कि एम हैमिल कुछ ना कुछ बोलेंगे क्योंकि वो लेट हो चुका है. बट देन सडनली बहुत लो टोन में बहुत जेंटली एम हैमिल जो उनके प्रोफेसर थे फ्रेंच के, उन्होंने उनको बहुत ईजिली बोला. और फिर उसके बाद में कैसे वो क्लास स्टार्ट हुई, कैसे उसको सरप्राइज हुआ कि पीछे जो है वो ओल्ड लोग या विलेज के पीपल बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं. उसके बाद में एम हैमिल ने बोला कि हमारा लास्ट लेसन होगा क्योंकि कल से हम अब जर्मन सीखेंगे और आपको कोई नया टीचर आके पढ़ाएगा. तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा सडन शॉक था, बहुत ज्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस था कि वो अभी तक इतनी सारी चीजें लर्न नहीं कर पाया, कुछ सीख नहीं पाया, तो किस तरीके से आगे इन सब चीजों को कर पाएगा. और जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसने हमें चैप्टर में एक्सप्लेन किया है बाद में कि उसको लास्ट लेसन कितना ज्यादा इंटरेस्टिंगली आज तक उसको ये लास्ट लेसन याद है, वो कितने अच्छे से उस चीज को याद कर पा रहा है. और एम हैमिल की फीलिंग्स को उसने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरीके से फील कर रहे होंगे उस टाइम पे जब उनको वो अपना 40 ईयर्स का स्कूल जो उन्होंने अपने आप खोला था, उनका जो गार्डन है, वो सब चीजें छोड़ के जानी पड़ेंगी. तो दिस इज अ ब्रीफ summary about the chapter. We will discuss it in the detail. We are going to start with the first chapter of Flamingo, the last lesson, and we will discuss the brief about the author. Alfonso Daudet was the French novelist and short story writer. The last lesson is a set in the day of a Franco-Persian war, in which France was defeated by Persia, led by Bismarck. So basically, what this is telling us about Alfonso was a French novelist, and he also write short stories. So this lesson was on the Franco-Persian War, and in that war, France defeated by the Persia. So the author wrote about these things. Okay. So Prussia then consider of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. In this story, the French district of Alsace and Lorraine has passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at the school. So basically this chapter told us about द फ्रेंच एंड पर्शियन वॉर. तो क्या हुआ था फ्रेंच और पर्शियन वॉर में जिसके वजह से फ्रेंच हार गया था, पर्शिया रूल करने लग गया था, और इन चीज़ का अफेक्ट उनके फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों पे, मतलब स्कूल पे क्या इफेक्ट हुए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या उनको डिफरेंसेस फेस करने पड़े थे, वो सब चीज़ के बारे में ऑथर ने इस चैप्टर में हमें बताया है. सो नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑथर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the chapter. I started from school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on the participles and I did not know the first word about them. So I here is friends, जिसके बारे में चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे. तो I here is friends. फ्रेंड्स स्टार्टेड स्कूल, मतलब मॉर्निंग में ही वॉज लेट. अब वो लेट हो गया है तो वो क्या बोल रहा है कि अब उसको बहुत डर था कि उसको डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमिल वॉज देयर टीचर एंड ही इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पार्टिसिपल्स वो टॉपिक कवर कर रहे थे अपने फ्रेंच लैंग्वेज में. तो उस पर एम हैमिल उनसे क्वेश्चन पूछने वाले थे और उसको कुछ भी नहीं आता था, इवन फर्स्ट वर्ड भी उसको नहीं पता था इन सब के बारे में.
For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. So, अब फ्रेंड्स क्या सोच रहा है, एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और अपना पूरा दिन स्कूल के बाहर ही स्पेंड कर लूँगा. एंड नाउ ही वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द डे कि डे कैसा था. डे बहुत ज़्यादा वार्म था, ब्राइट था, बर्ड्स जो थे वो सिंग कर रहे थे, चुप कर रहे थे वुड्स पे बैठ के. ओपन फील्ड था जहाँ पे सॉ मिल के बैक पे, तो वहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स जो थे ड्रिलिंग मीन्स दे वर एक्सरसाइजिंग ओवर देयर. तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग अस अबाउट द डे कि कैसा दिन था उस दिन. It was all much more tempting than the rule for participles. अब उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, मतलब पढ़ाई से, पार्टिसिपल से ज़्यादा उसको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल. बट वॉट ही टोल्ड अस कि मेरे को इस सब चीज़ों की मेरे पास स्ट्रेंथ थी कि मैं इन सब चीज़ों को टॉलरेट कर सकूँ और जल्दी से जल्दी स्कूल भाग सकूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. उसको स्कूल जाने के लिए एक टाउन हॉल को पास करना पड़ता था और वहाँ पे उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. एंड फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. सारी की सारी बुरी न्यूज़ जो भी उनके पास आती थी लास्ट 2 years में, वो उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती थी. सो फॉर एग्जाम्पल उसने बताया भी है किस किस तरीके की बैड न्यूज़ उसके पास उनके वहाँ के फ्रेंड्स के लोगों के पास आती थी. द लॉस्ट बैटल्स, जो पर्शिया के साथ उनकी वॉर चल रही थी, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या वॉर वो डिफीट हुआ है उनको, वो सब चीज़ों के बारे में. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ. अब नाउ ही वॉज थिंकिंग कि अभी तक तो हमें ये न्यूज़ मिली है, अब ऐसी क्या न्यूज़ है जो इनको नहीं मिलने वाली है. Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith washer who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. So by this, what he want to tell us that वो जैसे उसने न्यूज़ देखी बुलेटिन बोर्ड पे कि बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो रखा है, क्या हो रखा है, तो वो जल्दी से भाग के गया एंड उसने देखा ब्लैकस्मिथ वॉल्चर वो होते हैं जो कि शेप करते हैं आयरन को, आयरन की चीज़ें बनाते हैं, उन्हें हम ब्लैकस्मिथ वॉल्चर कहते हैं. और अप्रेंटिस जो होते हैं, अप्रेंटिस वो होते हैं जो पर्सन जिसके अंदर हम ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके अंडर हम लर्न करते हैं, उन्हें अप्रेंटिस कहते हैं. सो वहाँ पे ब्लैकस्मिथ वॉल्चर था अपने अप्रेंटिस के साथ में और वो बुलेटिन को रीड कर रहा था. उन्होंने फ्रेंड्स को बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ बेटा, बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है आपके अपने स्कूल पहुँचने के लिए. I thought he was making fun of me. As usually हम सब लोग यही सोचते हैं, कोई हमें ऐसा बोलता है तो कि मजाक बना रहा है मेरा. And reach M. Hamill's little garden all out of breath. और मैं जल्दी जल्दी भाग के गया M. Hamill के लिटिल गार्डन पे. M. Hamill कौन थे? उनके प्रोफेसर, फ्रेंच प्रोफेसर. उनके गार्डन में आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स भागते भागते गए तो he was gasping there. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still, I count on the commotions to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be quiet as a Sunday morning. So उसने हमें एक्सप्लेन किया कि वो कैसे भागता भागता एम हैमिल के गार्डन तक पहुंचा. और यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है तो वहाँ पे इतना हसल बसल होता है, इतनी नॉइजी एक्टिविटीज होती हैं जो कि स्ट्रीट पे भी सुनाई दे सके, इतनी ज़्यादा. एंड नाउ ही वाज एक्सप्लेनिंग कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके की नॉइज बाहर स्ट्रीट पर सुनाई देती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क. बच्चे बहुत सारे एक साथ यूनिसन मतलब एक साथ लेसन को रिपीट कर रहे हैं अपने कानों पे हाथ रख के, ताकि उनको चीज़ें बहुत आराम से और बहुत ईजिली समझ में आ जाएं. टीचर्स का रूलर वो टेबल पे बजा रहे हैं टू मेक देम क्वाइट, ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें वो बता रहा है कि ये यूजुअल डे जो होता है वो ऐसा रहता है. और उसने ये चीज़ देखी कि बच्चे जब मैं सीट तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉइस होती है, ये होता है वो होता है, बट यूजुअली मेरे को सब
फेस करना पड़ता है, बट अभी ऐसा था कि मैं बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्क तक पहुंच गया, और जो दिन था वो एकदम संडे मॉर्निंग जैसा लगा था कि स्कूल में कोई नहीं है, सब इतना शांत, इतना चुप थे सब उस दिन. Through the window, I saw my classmates already in their place, and Am Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushing and how frightened I was. So now he was explaining कि अब उसने बाहर की विंडो से चेक कर लिया था कि जितने भी लोग हैं, मतलब बच्चे हैं क्लास के, वो सब अंदर बैठे हुए हैं. एम हैमल भी वहाँ पे वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन, और अपनी उनका आयरन रूलर उनके साथ में है, उनके आर्म पे जो आप यूजुअली लेके रखते हैं. अब उसको ओपन करना था डोर को, और उसके बाद में सबके सामने सबको फेस करना था क्योंकि वो लेट हो चुका था, और एम हैमल को फेस करना था. तो आप इमेजिन करो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप लेट हो जाए स्कूल के लिए, और वहाँ पे आपका बच्चे सब बैठे हो, टीचर आपका वेट कर रहे हो. तो उसके अंदर भी वो डर वाली और शर्म वाली फीलिंग जो थी, वो सब उसके दिमाग में एक चीज वो इमेजिन कर रहा था कि वो कैसे ये सब चीजें करेगा. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू नाउ. अब वो इमेजिन कर रहा था, बट जो उसने इमेजिन किया वैसा कुछ भी नहीं हुआ. जैसे ही उसने डोर ओपन किया, एम हैमल ने उसे देखा और कहा बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से, अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाओ फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे आज. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन आई हैड गो अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. डिड आई सी दैट टीचर हैड ऑन दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. अब हुआ क्या, बेसिकली अब उसने ये चीज एम हैमल के मुंह से इतने पोलाइट वर्ड सुने, वो जल्दी से गया, और वो अभी तक इस चीज के ऊपर बस थोड़ा सा, अपन जब जाते हैं एकदम से डरे हुए होते हैं और एकदम से बैठते हैं और कुछ होता नहीं है, तो अपनी वो फीलिंग, ब्रेथ इतनी हाई होती है, हार्ट बीट तेज चल रही होती है, उसके साथ भी वही चीज चल रही थी. और उसने एकदम से ये चीज देखी कि जो उनके टीचर हैं उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जो कि वो कभी भी नहीं पहनते एक्सेप्ट द इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डे वाले दिन. बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन में सीरियस, बहुत काम उनको स्कूल दिख रहा था, जो कि स्कूल यूजुअली ऐसे नहीं दिखते हैं, और ना उनको कभी यूजुअली ये चीज स्कूल में देखी उन्होंने. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. अब वो ये उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज जो किया उस टाइम पे देखने में वो ये था, यूजुअली जब हम स्कूल जाते हैं तो सिर्फ बच्चे होते हैं, और उनके स्कूल में भी बच्चे बैठते तो लास्ट बेंचेस जो होती थी वो खाली रहती थी, पर लेकिन उस दिन लास्ट बेंचेस पे जो अपने उनके विलेज के जो बूढ़े लोग थे, जो विलेज के पीपल थे, वो आके बैठे हुए थे पीछे वाली सीट पे. तो उसको उसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया कि वाई दे वर सिटिंग. अब ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि वो कौन कौन से लोग आके बैठे हुए थे. ओल्ड हाउसर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Now he explained कि old Hauser था, former mayor था, former postmaster था, और बहुत सारे other लोग भी थे. Everybody looked sad. सब लोग बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे, बहुत ज़्यादा sad लग रहे थे. And Hauser had brought an old primer. Primer is a एलिमेंट बुक, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि हमारे होली चीज़ें या रिलीजियस चीज़ें लिखी होती हैं, वो बुक लेके आया हुआ था. Thumbed at the edge, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. अब उसने ये चीज़ें उसने अपने नीज पे बुक रखी हुई थी, उसके जो स्पेक्टिकल्स मीन्स उसके जो स्पेक्स थे वो उनके पेजेस के बीच में रखे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, there is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Now, what happened? अब जैसे वो ये सब चीज़ें सोच रहा था, वंडर कर रहा था कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एकदम से एम हैमल अपनी चेयर पे आए और उसी जेंटल सीरियस टोन के अंदर उन्होंने बोला, बच्चों ये अपना लास्ट लेसन है, कल से आप लोग जर्मन सीखोगे अपने स्कूल में, बिकॉज बर्लिन से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अब एल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के अंदर ओनली जर्मनी पढ़ाई जाएगी,
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जो लेसन है ये हमारा आज का लास्ट लेसन होगा फ्रेंच का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहोगे लेसन के टाइम में। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स ये वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मतलब ऐसे क्लाउड बर्स्ट होते हैं, क्लाउड का एक्सप्लोजन होता है सडनली, तो वैसी वाली शॉकिंग एक्सपीरियंस और शॉकिंग न्यूज़ उसको एकदम से कैसे मिली। ओ द फ्रेंच दैट वॉज वॉट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल। अब उसको ये चीज़ याद आ रही है कि अच्छा तभी टाउन हॉल के पास में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग यही चीज़ रीड आउट कर रहे थे जो उसको स्कूल में आके क्लास में सुनने को मिली। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. अब लास्ट फ्रेंच लेसन, उसको इतना ज़्यादा शॉक लग चुका है, अब उसको लगा कि क्या ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, अब मेरे को वैसे ही कुछ नहीं आता फ्रेंच के नाम पे, मैं वैसे ही लिखना भी नहीं जानता, बोलना भी ढंग से नहीं जानता, अब मैं आगे भी इस चीज़ को नहीं सीख सकता। मतलब सडनली सारी चीज़ें उसके आगे स्टॉप हो चुकी थी। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg, or going sliding on the Sara. Sara is the river जो कि फ्रांस में पास करती है। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the state. अब now he was explaining कि अभी मेरी जो बुक्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी या न्यूसेंस लगती थी बैग में कैरी करना, मैं हिस्ट्री जो भी मेरी पुरानी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे तो कुछ नॉलेज भी नहीं है इतनी इन सब चीज़ों के बारे में। But old friend now that I couldn't give up. अब वो मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी है जिन पे मैं गिव अप भी नहीं कर सकता। And M. Hamel too. अब एम हैमिल प्रोफेसर तो थे, उनके फ्रेंच प्रोफेसर थे, जैसे भी थे उनको डांटते थे, बट आप एक कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, तो उसका भी वो कनेक्शन था अपनी खुद की लैंग्वेज के साथ में जिसको वो बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब जो ये आइडिया था कि वो जैसे आपका फेवरेट टीचर आपका स्कूल छोड़ के जाता है, तो वो जो आइडिया होता है आपका कि वो स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो आपके जो जितने भी इमोशंस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, आप एक बार में एक मोमेंट में आपको रिकॉल हो जाती हैं, भले वो आपको डांटा हो चाहे प्यार किया हो कुछ भी, बट दे वर देयर फॉर यू ऑलवेज। तो वो चीज़ें सारी फ्रेंड्स के साथ भी हो रही थी। पुअर मैन, it was in honor of his last lesson that he had to put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village was sitting there in the back. The old man of the village was sitting there in the back of the room. Now अब वो रिकॉल कर रहा है कि इसलिए आज सर हमारे इतने अच्छे ड्रेस में आए हैं जो वो यूजुअली संडे को पहनते हैं, और इसलिए जो हमारे विलेज के लोग हैं वो पीछे बेंचेस पे आके बैठे हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to the school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. अब वो सब चीज़ें सोच रहा है कि ये जो लोग पीछे आके बैठे हैं वो भी सॉरी हैं कि वो लोग इतना अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे पाए, ना वो इतना ज़्यादा पढ़ पाए अपनी लैंग्वेज को, और वो थैंक करना चाहते हैं हमारे मास्टर को कि उन्होंने 40 ईयर्स दिए अपनी सर्विस के हम बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने के लिए, और उस कंट्री के रिस्पेक्ट के अंदर जो कि अब उनकी नहीं रही। While I was thinking all of this, I heard my name called. अब इतना डे ड्रीमिंग कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, suddenly he heard his name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब जैसे ही वो डे ड्रीमिंग कर रहा था तो मास्टर ने उसका नाम लिया कि अब आपकी टर्न है, आप रिसाइट करो, अब आप बोलो। तो अब वो बोल रहा है कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं रूल ऑफ पार्टिसिपल तो नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे बहुत क्लियर और सब विदाउट एक मिस्टेक के मैं सब चीज़ बोल के दिखाऊंगा। ही वॉज thinking this, but I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart breathing and not daring to look up. अब जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, पहले ही वर्ड पे मैं मिक्सड अप कर गया, सब कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, और मैं वहीं पे शांति से खड़ा रहा, अपनी डेस्क को पकड़ता रहा, मेरी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई और मैं ऊपर तो देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. अब
उसने ये चीज़ देखा कि अब सर मुझे डांटेंगे, उसको फील हुआ अंदर से, बट एम हैमिल ने बोला मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल हैमिल, लिटिल फ्रेंड्स, अब तुम्हें भी बुरा लगेगा. सी हाउ इट इज. Every day we have said to ourselves, blah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where you have come out. That's a great trouble with Elsa. अब M. Hamill was explaining in himself कि हम रोज ये चीज़ बोलते हैं, रोज ये चीज़ सोचते हैं. यूजुअली हम लोग भी ये चीज़ सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, ये आज नहीं होगा, अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से क्या कर लेंगे. तो वो सब चीज़ें वो भी सोच रहा था, बहुत सारी प्लेंटी ऑफ थिंग्स सोच रहा था वो भी इस चीज़ के बारे में. और अब देखो वो कहाँ पे आ गए हैं, जहाँ पे उनके पास टाइम ही नहीं है ये चीज़ बोलने का कि हम कल इस लेसन को लर्न कर लेंगे. नाउ दोज फेलो आउट देयर were having the right to say to you how is it. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. अब वो ये बोल रहे हैं कि अब देखो ना कैसा टाइम चेंज हुआ है. एम हैमिल बोल रहे हैं ये चीज़ बाकी बच्चों से जो पीछे विलेज में बैठे हैं उनसे भी कि आप देखो कि कैसे टाइम चेंज हुआ है. अब हम अपनी खुद की लैंग्वेज को नहीं यूज़ कर पाएंगे. अब कल से जो जर्मन मैन, पर्शियन मैन जो बाहर घूम रहे हैं वो लोग तुम्हें बोलेंगे, वो लोग तुम फ्रेंच मैन हो उसके बावजूद भी वो तुम अपनी खुद के फ्रेंच को लिख नहीं सकते, अपने खुद के फ्रेंच को बोल नहीं सकते. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद. रीअप्रोच मीन्स सिर्फ तुम ही नहीं हो जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी या ये चीज़ तुमने फेस की, बट इस सब के लिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं. क्यों? अब ये क्यों बोला एम हैमिल ने कि हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं? यहाँ पे हम समझेंगे. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. अब तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ईगर नहीं थे कि तुम्हें लर्न करने के लिए फ्रेंच को वो स्कूल में भेजे. दे प्रिफर्ड यू टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि आप पढ़ाई करने जाओ, बट वो चाहते थे कि आप मिल पे वर्क करो या फिर फील्ड में वर्क करो ताकि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओ, मनी बना पाओ. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. मेरे को खुद को भी मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा. क्यों वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैं तुम्हें नहीं भेजता था मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए बल्कि मुझे उस टाइम पे तुम्हें लेसन पढ़ाने चाहिए थे. एंड वेन आई वॉन्ट टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे. और जब मेरा खुद का मन होता था कि मुझे फिशिंग करने जाना तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था. तो बेसिकली ही वॉज ब्लेमिंग हिमसेल्फ एज वेल एज द पेरेंट्स. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज saying that it was the most beautiful language. अब धीरे धीरे एम हैमिल जो है वो बोलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि कैसे वो पेरेंट्स जो हैं वो ब्लेम करते हैं. लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट. अब नाउ एम हैमिल धीरे धीरे एक्सप्लेन एक के बाद एक बातें करते जा रहे हैं कि फ्रेंच कितनी अच्छी और सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, बहुत क्लियरेस्ट है, बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है जिसको हमें खुद को अपने अंदर गार्ड करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. So by this what he was explaining us, as long as enslaved people maintain their language, it is as if they have remained their prison. तो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को हमें अपने अंदर रखना चाहिए किसी ना किसी तरह. Then he opened the grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. So easy, I think too that I had never listened so carefully. अब नाउ जैसे एम हैमिल ने ओपन किया ग्रामर का लेसन और उनको एक्सप्लेन करने लगे तो जो अपने फ्रेंड्स था वो अमेज हो गया इस चीज़ को देख के कि उसको ये सब चीज़ें कितनी इजी लग रही हैं, इतना अच्छे से समझ कैसे आ रहा है. क्योंकि वो अपने आप को बोलने लगे कि मैंने कभी इतने केयरफुली इस चीज़ को सुना ही नहीं जितना आज मैं सुन रहा हूँ. अगर मैं पहले भी अगर इन चीज़ को इतना केयरफुली सुनता तो मुझे क्या पता ये चीज़ें ईजी लगती.
It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it in all into our head at one stroke. अब उसको ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर हैमिल हैं वो सब चीज़ें आपको एक साथ सिखाना चाह रहे हैं, जो भी उनको पता है, जो भी उनकी नॉलेज है, ताकि एक ही स्ट्रोक के अंदर आपके दिमाग में सब बैठ जाए और आप फ्रेंच लैंग्वेज के मास्टर बन जाओ. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. अब ग्रामर के बाद उनका लेसन था राइटिंग में. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round hand. Round hand means cursive writing में लिखा हुआ था. Franz Alsac, Franz Alsac. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. अब ऐसा लग रहा था कि little flags जो हैं वो पूरे रूम के अंदर float कर रहे हैं. टॉप ऑफ द डेस्क से लेके रॉड तक सब जगह पे वो फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं, ऐसा उनको लग रहा था. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper. अब उस दिन इतनी शांति थी कि सिर्फ और सिर्फ साउंड जो आ रही थी वो एक स्क्रैचिंग, मतलब आप पेन से कुछ लिखते हो पेपर के ऊपर, उसी की आवाज आ रही थी, बाकी किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी. इतना क्वाइट डे था उस दिन. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest one, who worked right on the tracing their fish hooks as if it was French too. अब जैसे क्लासरूम की विंडोज खुली होती हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो यूजुअली आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो, बट उस दिन किसी ने भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. इवन स्मॉल इंसेक्ट्स अगर उनके पेपर पे भी आ रहे थे ना, उस चीज़ पे भी उन्होंने फोकस नहीं किया. उनको ऐसा लग रहा था कि वो खुद अपने आप की जो फ्रेंच है उन सबको एक निशानी छोड़ के जा रही हैं. On the roof, the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make them singing in German, even the pigeons? अब पिजन जो था वो उनके विंडो के बाहर बैठ के सिंग कर रहा था या कुछ बोल रहा था, तो अब उसके दिमाग में क्या थॉट आया, उसके दिमाग में बोला कि कल से तो चलो जर्मनी हमारे ऊपर रूल करने लग जाएगा, तो क्या अब ये पिजन्स को भी जर्मनी में सिंग करना सिखा देंगे क्या ये उनको भी बोलेंगे कि आप जर्मनी में बोलो. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. So अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही वो ये चीज़ देख रहे थे, जैसे वो लिख रहा था, और धीरे जैसे अपन होता है ना बच्चे लिख रहे होते हैं और फिर टीचर को देखते हैं, जब भी वो ये चीज़ कर रहा था तो उसने देखा कि एम हैमिल बहुत ही कामली एकदम सीरियसली एक जगह पे बैठे हुए हैं, कोई मोशन नहीं है बॉडी के अंदर, और वो एक एक चीज़ को इस तरीके से गेज कर रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि वो हर चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं अपने माइंड के अंदर, और कैसे एक उनका स्कूल जो रूम है वो कैसा दिखता था, वो सब चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करके ले जाना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा था. Fancy, from 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो 40 ईयर से एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, एक ही जगह पे हैं, वो उनकी चेयर है, बाहर गार्डन है, विंडो है, क्लास उनके सामने होती है, तो वो इमेजिन कर रहे हैं ये सब चीज़ों को कि ये कल से उनके पास कुछ भी नहीं होने वाला. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and hopvine that he had planted himself twined about the window on the roof. So what he was telling us कि सिर्फ और सिर्फ डेस्क और बेंचेस वगैरह जो है वो चेंज हुई हैं, या फिर वॉलनट के ट्रीज जो है गार्डन के अंदर वो बड़े हो गए हैं, या फिर हॉपवाइन एक स्मॉल फ्रूट होता है जो कि फ्रांस में ही ग्रो किया जाता है, वो जो उन्होंने अपने प्लांट किया हुआ था अपने रूफ के ऊपर, वो चीज़ें बड़ी हुई हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. अब ये सब चीज़ें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं, हाथों से ग्रो की हैं, इन सब चीज़ को छोड़ के जाना उनके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल और कितना ज़्यादा ब्रोकन होगा अंदर से. टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. और अब वो अपनी सिस्टर को मूव करते हुए सुन पा रहे हैं, वो जो धीरे धीरे चीज़ें हैं वो सब चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं ऊपर वाले रूम में जो क्लासरूम के ऊपर है, और उनके लिए क्योंकि उनको कंट्री छोड़नी है नेक्स्ट डे, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस चीज़ को फेस करना, उस फीलिंग को फेस करना, बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन the babies chanted their ba bee bee boo boo. Down the spectacles at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. Primer is the book, holy book. Spelled the letter with them. अब वो देख रहा है कि राइटिंग के लेसन के बाद में उनका हिस्ट्री का था, उसके बाद में बेबीज चैंट कर रहे थे. अब ओल्ड हॉजर जो था उनके बैक बेंच पे जो बैठा हुआ था रूम में, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स मतलब स्पेक्सेस पहन लिए हैं और अपनी जो होली बुक है उनको दोनों हाथ में पकड़ रखा है और बच्चों के साथ में ही स्पेल कर रहे हैं, जो बच्चे लेटर्स स्पेल कर रहे हैं. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson. और ये सब चीज़ें सुन के वो उनको दिख रहा है कि वो भी रो रहे हैं, थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वो रो रहे हैं साथ के अंदर, वो स्पेल भी कर रहे हैं चीज़ों को, उनके इमोशंस जो हैं वो बर्स्ट आउट हो रहे हैं, बट वो एक टाइम पे फनी भी लग रहा है, वो उनको रोना भी आ रहा है, तो वो मिक्स्ड फीलिंग थी उनकी कि उनको हंसना भी है, रोना भी है, सब चीज़ें. और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कितने अच्छे से मुझे अभी तक याद है मेरा लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Persian returning from drilling sounded under our window. अब क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजे वैसे ही उस मोमेंट पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो वापस एक्सरसाइज करके वापस जा रहे थे, उनको अपनी विंडो से साउंड आ रही थी इस चीज़ की. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. I never saw him look so tall. अब वो इतने ज़्यादा पेल दिख रहे थे, इतने सैड फील कर रहे थे और वो धीरे से अपने चेयर से उठे और जैसा कभी भी बच्चों ने उनको कभी भी ऐसा नहीं देखा था वैसा वो उनको देख पा रहे थे. My friends said he, और उन्होंने कहा my friends, I but something choked him. He could not go on. वो कुछ कहना चाह रहे थे बट कुछ चीज़ ऐसी थी जो उनको रोक रही थी और वो कुछ बोल नहीं पाए. Then he returned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he can, "We will la friends." अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब वो कुछ बोलना चाह रहे थे बट बोल तो नहीं पाए, बट वो ब्लैक बोर्ड की तरफ रिटर्न करे और उन्होंने चौक का पीस उठाया और सारी स्ट्रेंथ जो थी उन्होंने अपनी यूज़ की और उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. वी वे लव फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ. अब उन्होंने एकदम से बिल्कुल वो लिख के वो स्टॉप हो गए उसी जगह पे, वो लीन किया, उन्होंने एक जेस्चर बनाया बच्चों की तरफ और उन्होंने कहा कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप जा सकते हो. एंड बाय दिस हमने इस चैप्टर को एंड किया है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. वी डिस्कस्ड इट इन वेरी डिटेल. एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. आई विल क्लियर दैट. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़. और किसी भी तरीके से आपको इंग्लिश में या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे और कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज.